student, welcome back to economics, and we are on to the second chapter, sectors of Indian economy. And the next topic which we are going to take up is historical changes in the sectors. So initially when we settled down on the river banks and we have civilization like Indus Valley, and then you have Mesopotamia and etc, etc, etc. So what was the occupation of these people? Primary. Oh, I gave you a hint, also an answer. Primary, agriculture. So when we settled and we started doing agriculture, mostly, I mean 90% of us were into cropping, yielding, and some into animal husbandry, and then basket weaving, etc. Hardly there was manufacturing, hardly means rarely, बहुत कम था, and then you had the service sector, वो भी थोड़ा बहुत था, but maximum number was into one sector, and that was agriculture sector, primary sector. Slowly, steadily, as these powers grew, empires grew, and new settlements came, development happened, evolution happened, everything came together, and the sectors also changed. Production rise in primary, then it gave rise to another sector, and that was secondary sector. So जैसे जैसे sectors बढ़ा, settlement बढ़ा, आपके दूसरे sectors बढ़ते गए. Now where the employment will come? See, people from the प्राइमरी विल मूव टू द सेकेंडरी. ऐसा नहीं होगा कि इसमें कहीं से अलग से लोग आ जाएंगे, तो प्राइमरी से कुछ लोग जो हैं वो सेकेंडरी में जाएंगे, तो नंबर इन प्राइमरी विल रिड्यूस अ बिट, नंबर इन सेकेंडरी विल इंक्रीज अ बिट, एंड द सेम विल गो फॉर द टर्शरी सेक्टर. तो प्राइमरी से ही फिर लोग टर्शरी में जाएंगे. तो हिस्टोरिकल चेंजेस में दे आर सिंपली सेइंग इनिशियली प्राइमरी सेक्टर वॉज द प्राइमरी सेक्टर, मतलब सबसे पावरफुल सेक्टर, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्टर, सबसे ज़्यादा पैसे वाला सेक्टर. Slowly, steadily, as the year passed on, centuries passed on, thousands of years went on, the secondary sector came into picture and it started increasing. वो जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो आ गई, वो सारी सेकेंडरी में इन्होंने डाल दी, तो प्रोडक्शन बढ़ गया. वहाँ पे भी कॉइन्स बनाना है, गन्स बनाना है, एंड वेपन्स बनाना है, तो आपका उसमें टेक्नोलॉजी आ रही है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग आ रही है. देन केम योर सर्विस सेक्टर, क्योंकि फिर बाद में ट्रांसपोर्टेशन है, अलग टाइम की बैंकिंग आ गई, ट्रेड आ गई, तो ये टर्शरी सेक्टर भी बढ़ा. हर एक सेक्टर को बढ़ने के लिए फिलहाल पिछले कुछ सालों में दे आर सेइंग कि एटलीस्ट दे आर टॉकिंग अबाउट अ डेट ऑफ 100 ईयर्स. ये ऐसा नहीं बोल रहे कि कल प्राइमरी में मैं था और अगले दिन सेकेंडरी में आ गया और उसके बाद टर्शरी में आ गया. नो, सो एटलीस्ट एन 100 ईयर डेटा दे आर टॉकिंग अबाउट. सो टुडे इफ आई टॉक अबाउट which is your most important sector in your country, again if I talk about India, it's primary. So our next topic deals with the same thing. It says where are most of the people employed. हम इंडिया की बात करते हैं. इंडिया में 63% of our population is dependent on agriculture, or they are doing agriculture, they are into agriculture. Then little less is in secondary, and then after that you have in tertiary. तो सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ आ गया? प्राइमरी में, उसके बाद आ गया सेकेंडरी में, उसके बाद आ गया टर्शरी में. बट एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, एंड दिस ऑल मैटर्स हियर बिकॉज दिस विल बी पार्ट ऑफ योर आंसर. दे आर सेइंग द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड आउटपुट हैज़ इंक्रीज्ड 8 times. मतलब अगर आई एम इन सेकेंडरी सेक्टर, तो विद इन 25 years it has increased up to, or from 1975 to 2000 it has increased up to 8 times. बट एम्प्लॉयमेंट ओनली 2.5 times. मतलब मेरा प्रोडक्शन जो है 8 times बढ़ रहा है, बट मेरा एम्प्लॉयमेंट ग्राफ जो है सिर्फ 2.5 बढ़ा है. सिमिलरली दे आर सेइंग इफ आई टॉक अबाउट टर्शरी सेक्टर, जो टर्शरी सेक्टर का आउटपुट है इट हैज राइज अप टू 11 times. बट अगर मैं एम्प्लॉयमेंट देखूं तो सिर्फ 3 times बढ़ा है. तो आउटपुट जो है वो बढ़ रही है सेकेंडरी और टर्शरी में, बट एम्प्लॉयमेंट जो है वो उतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है. अगर मैं इसे थोड़े अलग तरीके से बताऊं, सो द कॉन्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड इन टर्म्स ऑफ मनी इन जीडीपी इज मोर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी. सो टर्शरी का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद सेकेंडरी का है, उसके बाद प्राइमरी का है. बट देन एम्प्लॉयमेंट इज there only in one sector, which is primary. 63% or 64% of us are doing agriculture, but our contribution to our GDP is much lesser than that of secondary and tertiary, where 1/4, not even 1/4 of population is dependent. तो आप सोच सकते हो कि कम लोग ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जीडीपी को, और ज्यादा लोग कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं.
प्राइमरी सेक्टर को। एम आई राइट इन दैट? नो, कुछ गड़बड़ है। आई एम नॉट राइट इन दैट स्टेटमेंट, बिकॉज ये जो ज्यादा लोग हैं ना, दे आर एम्प्लॉयड इन टू एग्रीकल्चर, बट हम उसे किसी और ढंग से लेते हैं, टर्मिनोलॉजी में लेंगे जो आपको समझना है, और वो बहुत रेगुलर क्वेश्चन होगा और काफ़ी बार पूछ भी चुके हैं। आपने सुना होगा अनएम्प्लॉयमेंट टर्मिनोलॉजी। अ सिंपल थिंग, आई हैव अ डिग्री, आई हैव स्किल्स, आई एम रेडी टू वर्क बट आई एम नॉट गेटिंग जॉब। तो मेरे पास डिग्री है, मेरे पास हुनर है, पर मेरे पास जॉब नहीं है, एंड आई एम रेडी टू वर्क, आई एम विलिंग टू वर्क, तो मैं हूं अनएम्प्लॉयड। अब एक और टर्मिनोलॉजी है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। एक छोटा एग्जांपल लेंगे एंड यू हैव टू राइट द एग्जांपल फॉर द आंसर। एक छोटा सा प्लॉट है, मान लीजिए 1 acre ऑफ अ प्लॉट, इवन लेसर देन दैट, एंड देयर आर 5 members ऑफ अ फैमिली इन्वॉल्व इनटू एग्रीकल्चर। एक छोटे से प्लॉट पे 5 लोग काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए मैं पिताजी हूँ, एंड देन देयर इज माई वाइफ एंड माई 3 sons, वी विल गो इन दैट वे। हम पांचों के पांचों, इफ एनीवन आस्क मी कि व्हाट आर यू डूइंग, आई विल से कि भाई मैं खेती करता हूँ। कोई मेरे तीनों बेटे से पूछेगा कि आप क्या करते हो, तो वो कहेंगे हम भी खेती करते हैं। मेरी वाइफ से पूछेगा आप क्या करते हो, हम भी खेती करते हैं। बट व्हाट इज द आउटपुट? आउटपुट रिमेन्स द सेम इफ वी 5 आर वर्किंग, yield remains the same, and whatever it comes is divided among all of us, or it remains in my house. But then what if I remove 2 of them, will the yield decrease? Yield कम नहीं होगी। Second thing, it's a small plot of land. Why is that all of us are involved in it? कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आने वाला है। आप 2 लोगों से या मैक्सिमम 3 लोगों से भी वो काम करा सकते हो। Herein my potential is not utilized, so I am underemployed. तो मेरा जो पोटेंशियल है काम करने का वो 8 hours का है, बट आई एम नॉट एबल टू वर्क फॉर 8 hours बिकॉज ऑलरेडी 5 of us are there. तो आई हैव टू गो इन द मॉर्निंग, आई हैव टू डू सम वर्क एंड कम बैक होम, देन इवनिंग में आई विल गो एंड डू सम वर्क, एंड देन इन द नाइट आई विल गो जस्ट एज एन वॉचमैन टेकिंग केयर ऑफ कि कोई आ तो नहीं रहा है इंट्रूडर या फिर कोई जानवर मेरे खेतों को खराब करने के लिए. सो माई पोटेंशियल इज नॉट यूटिलाइज. सो व्हेन माई पोटेंशियल इज नॉट यूटिलाइज आई एम अंडर एम्प्लॉयड. एंड इफ एनीवन आस्क मी कि व्हाट आर यू डूइंग, आई से कि आई एम डूइंग एग्रीकल्चर. तो मैं एम्प्लॉयड भी हूं और अनएम्प्लॉयड भी हूं. सो आई से डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड या फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट. नाम के लिए काम पर हूं पर सही पे मैं काम पे नहीं हूं. This terminology, please remember, it comes for 3 marks. You have to write an answer with an example. Now when I move ahead, a topic talks about how to create more employment. Please remember, you have to create more employment in primary sector first, then move on to secondary sector first, and then finally go to the tertiary sector. So how would you create more employment in primary? Just consider yourself as a tehsildar or an IAS officer who has given this task, and whatever comes to your mind, लॉजिकली अप्लाई इट. आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी राइट. आपकी जो भी सोच है बिल्कुल सही होगी. तो मुझे अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है एग्रीकल्चर में, तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट एग्रीकल्चर का होता क्या है? आई थिंक कोई भी जगह खेती करनी है तो पानी चाहिए, एंड वी कॉल इट एज इरीगेशन. सो आई विल स्पेंड एज एन गवर्नमेंट, आई विल स्पेंड सम मनी ऑन द इरीगेशन. सो इफ आई हैव अ गुड इरीगेशन, डोंट यू थिंक माई फार्मर्स कैन डू क्रॉपिंग होल ईयर? पूरे साल, पूरे सीजन वो क्रॉप कर सकते हैं. तो क्या होगा? तो 2 चीजें होंगी. द yield will increase. Now when the yield will increase, you need more people to cut the crop. तो आप एम्प्लॉयमेंट दोगे ना. पहले इफ आई यूज टू वर्क फॉर 50 days एक सीजन में, तो मुझे और 50 दिन मिल जाएंगे जॉब, तो 100 दिन मुझे काम मिल जाएगा हार्वेस्टिंग का और सोविंग का मिला के. तो आई एम इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट हियर. एंड देन इफ आई पुट सम मोर मनी एंड स्पेंड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, तो बेटर ट्रांसपोर्टेशन डेवलप हो जाएगा. मोर एंड मोर पीपल विल कम एंड ज्वाइन इन टू दिस, एंड दे विल टेक माई इंक्रीज्ड यील्ड टू द फैक्ट्री और टू द गोडाउन और टू द गवर्नमेंट हाउस. तो ट्रांसपोर्टेशन में भी लोग जो है आ जाएंगे. तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा अगर मैं थोड़ा सा खर्चा करूं, तो मैंने कहा ना कि एग्रीकल्चर में करोगे तो आपके बाकी के सेक्टर्स में भी जो है वो जॉब बढ़ जाएंगे. तो ये प्राइमरी एग्रीकल्चर में है कि आई विल स्पेंड ऑन डैम, इरीगेशन. देखिए कंस्ट्रक्शन में भी आपको लोगों को जॉब मिलेगा, देन रोडवे कंस्ट्रक्शन में भी मिलेगा. बट देन व्हाट अबाउट दोस द वर्कर्स हु आर डायरेक्टली इनटू एग्रीकल्चर? तो दे विल गेट मोर टाइम, more job, 50 days in one season, 50 days in another season, harvesting, sowing and some other sort of things. So ऐसे you will create more employment in primary sector. Now when I move to the secondary one, see our textbook is focusing on the semi-rural area, not absolute rural, not
एब्सोल्यूट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। तो हमें उस एरिया में सेकेंडरी सेक्टर को ध्यान में रखना है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप अपने दिमाग में एक चीज़ याद रखिए, इफ़ गवर्नमेंट स्पेंड ऑन हनी कलेक्शन सेंटर, तो डोंट यू थिंक कि लोग वहाँ पर हैं फिर सनफ्लावर की खेती करेंगे। तो लोग अगर वहाँ सनफ्लावर की खेती करेंगे तो चांसेस है ना कि बहुत सारे हनी भी लोग पालेंगे, हनी भी पालेंगे तो हनी कलेक्शन सेंटर होगा। तो दिस इज़ हाउ मैं छोटा छोटा चीज़ें करके एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ सेमी रूरल एरिया में। एंड देन यू रिमेंबर ऑयल का मशीन्स इफ आई पुट अक्रॉस, देन पीपल विल डू अ क्रॉप वेयर दे कैन गेट दिस ऑयल्स। तो मैं एक ऑयल का डेपो लगा देता हूँ, तो उससे एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगा। उसके बाद सबसे मेन चीज़ विच इज़ मिसिंग एंड विच शुड बी देयर एंड गवर्नमेंट शुड एनकरेज, जो आपके स्टोर हाउसेज हैं एक्चुअली, जहाँ पर हम अपने सामान को या हमारी खेती बाड़ी का जो भी ईल्ड है, जो पेरिशेबल गुड्स है, वी कैन स्टोर, कोल्ड स्टोरेज जिसे हम कहते हैं। इफ़ आई हैव एन कोल्ड स्टोरेज, देन मोर एम्प्लॉयमेंट विल बी क्रिएटेड एंड पीपल विल डू द क्रॉप which are perishable, and they can have a better storage where they can save it and later on as the market progress they can take it out and sell it in the open market. तो इस तरीके से सेमी रूरल एरिया में यू कैन क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। ये कॉटेज इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं। आप देख लीजिए बीज वगैरह जो पॉलिश करने हैं, ये सारे नए एम्प्लॉयमेंट यू कैन क्रिएट because you have cotyledons, especially if you have dal and all these things. So polishing requires an employment and a machinery that you can spend over there. So such small thing can create big employment in semi-rural area, and this will also check the migration to the cities. Now moving ahead to the tertiary sector, how would you create more employment in tertiary sector? Your book says a simple common thing. Now how many people in our country or how many children in our country are deprived of education? Too many. If you go to dhabas and if you go to certain places, you will see these small kids are working there. If I take all of them out and really give them an education, I need more schools. So more school means more teacher, more peon, more support staff, more books, more stalls, more transportation. And everything is creating employment, and it's a tertiary sector, service sector. Similar way, we are one of the oldest civilization on the earth with an absolute amazing geography. हमारे पास ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बेहतरीन बीचेस हैं, बहुत ही ज़्यादा घने जंगल हैं, and then rich history and culture. Why can't we create more employment in tourism? Let's spend some money and create jobs in this sector. They literally say this is a sector where more scope is there, huge scope is there for the employment. Tertiary sector, especially if I spend on tourism. Now keeping all these things in mind, government came up with a right to work, that everyone should get some work. So the first project under right to work, or the project comes under right to work, is मनरेगा। आप मनरेगा बोलिए या फिर इसका नाम पहले था नरेगा, अब ये मनरेगा हो गया क्योंकि नाम जुड़ गया एक पर्सनालिटी का, जो आप किसी भी बुक में पढ़िए आपको मिल ही जाएंगे, महात्मा गांधी। और देखिए ये है क्या राइट टू वर्क, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आई जस्ट गो विद द नेम to make it easy for you. So it's national all over the country, only in rural area to provide employment, guaranteed 100% you will get job. But what job? Job is for especially for unskilled people and in rural area, like construction of a road, या फिर कच्चा रोड कंस्ट्रक्शन, या फिर प्लांटिंग द ट्रीज इन द फॉरेस्ट एरिया, विलेज फॉरेस्ट, और मेकिंग अ बिल्डिंग ऑफ पंचायत, और जस्ट क्लीनिंग द सीवर ऑफ योर विलेज। तो ऐसे जो है काम वो क्रिएट करते हैं मनरेगा में। इट वॉज स्टार्टेड इन 2005 विद ऑलमोस्ट 625 डिस्ट्रिक्ट। नाउ दिस इज ऑल ओवर इंडिया, इसीलिए तो वर्ड है नेशनल। अब अंडर मनरेगा 100 days जॉब इज गारंटेड, 100 days. And as in government, if I'm not able to provide you job for 100 days, then I'll be compensating you for the days you are not given job. तो उसे हम कहते हैं unemployment allowance जो गवर्नमेंट देगी। Procedure is very simple. You have to go to your sarpanch and then tell him that you are willing to do work under Manrega. You have to fill a form. Within 15 days, you will get some sort of an employment. And if you don't get that employment, then आपका unemployment allowances start. मनरेगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखिए ये आपको एक तरीके से
ज्योग्राफी भी है, ये आपका इकोनॉमिक्स भी है और ये पॉलिटिक्स भी है. एवरीथिंग इज हियर. राइट टू वर्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक.